हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु रंजन, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन में जो पिछले 2 लेक्चर्स हमने पीरियोडिक टेबल के लिए रखे हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि अगर हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा जो प्रीवियस थ्योरी है वो रिवाइज भी हो जाएगा और हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ हम क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं, थ्योरी भी मेरा कंप्लीट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। तो हर एक क्वेश्चन के बाद मैं क्या करूँगा, 10 मिनट बोल रहा हूँ, 10 सेकेंड आपको टाइम दूंगा। आप 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर बताएं, ठीक है। सो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। किस पर बेस्ड होता है, एटॉमिक वेट पर। क्यों, क्योंकि व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव ने क्या बोला था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो उनके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसलिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर पे नहीं होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर नहीं होता है। इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आप दूसरे क्वेश्चन को पढ़ें, 10 सेकंड का बस टाइम है, जल्दी से इसको आंसर को सॉल्व करिए। इसका क्या होगा, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डोबर्नियर ट्राइड। इनमें से कौन सा जो है वो डोबर्नियर ट्राइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डोबर्नियर ट्राइड। पहले आते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो ये किसका मेंबर है, 15th ग्रुप, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। मैंने क्या सिखाया था, पी ब्लॉक में क्या चीज करना है, फर्स्ट ग्रुप के पहले नंबर को हटा दो तो जो नेक्स्ट 3 एलिमेंट है वो क्या होंगे, डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करेंगे। यानी फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करेंगे, तो ए फॉलो करेगा। अगला आते हैं फेकोनी। अरे यार, आयरन, कोबाल्ट, निकल तो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं और डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करने के लिए सेम ग्रुप में होना चाहिए, तो फेकोनी जो होगा वो डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो नहीं करेगा। अगला आते हैं सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। ये भी देख लो यार, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, इसमें भी ये 16th ग्रुप के मेंबर है। तो ग्रुप के पहले एलिमेंट को हटा दो तो जो नेक्स्ट 3 एलिमेंट होगा वो डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करेगा, यानी सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम जो होगा वो डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो करेगा। तो डी भी फॉलो करेगा, ए भी फॉलो कर रहा है, डी भी फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या है, ए एंड डी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स फॉलो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। कौन से एलिमेंट जो है वो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को फॉलो करते हैं। तो हम लोग जानते हैं ना कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल है इट इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। ये सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड है और कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 20। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल है वो एटॉमिक नंबर 20 तक वैलिड है। तो क्या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्या तीनों का एटॉमिक नंबर 20 या 20 से कम है, बोलेंगे हाँ, यानी ये तीनों जो होंगे वो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को फॉलो करेंगे। तो ये आंसर चला गया। और क्या, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम। अरे यार, रुबिडियम का तो एटॉमिक वेट 20 से ज़्यादा है, मतलब कैल्शियम के आगे है, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि कैल्शियम तक ही वैलिड है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का भी एटॉमिक पे 20 से ज़्यादा है, ये भी फॉलो नहीं करेगा। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम का भी एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा है, इसे भी फॉलो नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। विच आर करेक्ट मैच। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से बताएं इसमें कौन सा करेक्ट मैच है। विच आर करेक्ट मैच, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मेंडलीव ने क्या बोला था कि जो ई का एल्यूमिनियम होता है, ई का एल्यूमिनियम, उसका नाम क्या होता है, गैलियम। जो ई का सिलिकॉन होता है उसको बोलते हैं जर्मेनियम। जो ई का बोरॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कैंडियम। और जो ई का मैंगनीज होता है, मैंगनीज, उसको बोलते हैं टेक्नीशियम, ठीक है। अब मिला लें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ई का सिलिकॉन को बेरिलियम बोलते हैं, ई का सिलिकॉन को जर्मेनियम बोलते हैं, यार तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ई का एल्यूमिनियम को गैलियम बोलते हैं, ई का एल्यूमिनियम को गैलियम बोलते हैं, बी ऑप्शन सही है। ई का मैंगनीज को टेक्नीशियम बोलते हैं, ई का मैंगनीज को टेक्नीशियम बोलते हैं, सी ऑप्शन सही है। ई का स्कैंडियम, अरे यार ई का स्कैंडियम होगा तो कुछ चीज़ नहीं होता है, तो डी ऑप्शन ही गलत हो गया। यानी करेक्ट मैच कौन है, बी और सी। बी और सी किस ऑप्शन में है, 1, तो यानी 4 का आंसर गया 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एटॉमिक वेट ऑफ फास्फोरस इज 31 एंड एंटीमनी इज 120, व्हाट विल बी द एटॉमिक वेट ऑफ आर्सेनिक एज पर डोबर्नियर ट्राइड रूल। बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं ना, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सब ऐसे होते हैं।
फास्फोरस का एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है 31, एंटीमनी का कितना दिया हुआ है 120, तो आर्सेनिक का कितना होगा, तो लोग जानते हैं ना कि आर्सेनिक का जो एटॉमिक वेट होगा एज पर डुबर्नियर ट्रायड इज इक्वल्स टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फास्फोरस एंड एंटीमनी। यही तो कहा गया था डुबर्नियर ट्रायड रूल में कि जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो पहले और तीसरे एलिमेंट के एवरेज के इक्वल होता है। क्या फास्फोरस का एटॉमिक वेट कितना है, एक मिनट, फास्फोरस का एटॉमिक वेट कितना है, तो बोलेंगे 31, एंटीमनी का कितना है 120 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया 151/2, सॉल्व कर लें कितना आ जाएगा 75.5, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 तरफ पढ़िए। द प्लेसेस दैट वर लेफ्ट एम्प्टी बाय मेंडलीव वर, अरे अभी तुरंत पढ़े यार, 4 एलिमेंट के लिए, किस किस के लिए, गैलियम के लिए, जर्मेनियम के लिए, स्कैंडियम के लिए और टेक्नीशियम के लिए। यही तो हमने पढ़ा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पहले से ही कुछ गैप्स छोड़ दिए गए थे और बाद में जाके वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो उन्हीं एलिमेंट्स के नाम आपको बताने हैं। तो उनका नाम है गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, टेक्नीशियम। एल्यूमिनियम नहीं, ये आंसर नहीं होगा। गैलियम एंड जर्मेनियम, हाँ ये सही है। आर्सेनिक, एंटीमनी नहीं। मॉलिबेडनम, टंगस्टन नहीं, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन क्या पूछा था कि द प्लेसेस दैट वर लेफ्ट एम्प्टी, कौन सा प्लेस जो है वो मेंडलीव के द्वारा छोड़ दिया गया था, तो इन 4 एलिमेंट्स का जो प्लेस था वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पहले से ही छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कौन सा एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, तो हम लोग पढ़े थे ना, इसका ट्रिक क्या पढ़े थे, इसका ट्रिक पढ़े थे हम लोग, आमिर खान तेरी इच्छा कोक नहीं ठंडा पानी, यही तो पढ़े थे हम लोग। आमिर खान तेरी इच्छा कोक नहीं ठंडा पानी, ये 4 पेयर, एक पेयर पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये और चौथा पेयर ये 4 पेयर ऐसे थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो कि एनोमलस पेयर थे। एनोमलस पेयर कहे तो देखिए, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था इट इज बेस्ड अपॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट कहने का मतलब जो एलिमेंट्स बाद में आएंगे उनका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा और जो एलिमेंट्स पहले आएंगे उनका एटॉमिक वेट कम होगा। लेकिन मेंडलीव ने कुछ गलतियां कर दी। मेंडलीव ने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स ऐसे रख दिए जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में थे, जैसे आर्गन और पोटासियम। आर्गन का एटॉमिक वेट ज़्यादा है और पोटासियम का एटॉमिक वेट कम है। कायदे से क्या होना चाहिए था, आर्गन को बाद में होना चाहिए था और पोटासियम को पहले होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टे रख दिए किसने, मेंडलीव ने। तो ऐसे 4 पेयर हैं, आमिर खान तेरी इच्छा कोक नहीं ठंडा पानी, ये 4 पेयर ऐसे हैं जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये तो पूछ रहा है कि कौन सा एनोमलस पेयर नहीं है, तो आर्गन और पोटासियम तो एनोमलस पेयर है, कोबाल्ट और निकल भी एनोमलस पेयर है, टेलुरियम और आयोडीन भी एनोमलस पेयर है, तो कौन सा एनोमलस पेयर नहीं है, तो आंसर गया एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन एनोमलस पेयर नहीं है, तो 7 का आंसर गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, द लॉ ऑफ ट्राइड इज एप्लीकेबल टू। लॉ ऑफ ट्राइड किसके लिए एप्लीकेबल है यार, इसका साफ आंसर जा रहा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। क्यों, क्योंकि देखिए ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बताइए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हम बोलेंगे 20, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर हम बोलेंगे 38, कोई पूछे बेरियम का एटॉमिक नंबर हम बोलेंगे 56। अब क्या होना चाहिए, ट्राइड्स को, लॉ ऑफ ट्राइड यानी डुबर्नियर ट्राइड को फॉलो करने के लिए 2 चीज़ जरूरी होना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया था ना हाउ टू चेक ट्राइड्स। ट्राइड्स को कैसे चेक करते हैं, तो पहला, तीनों एलिमेंट्स सेम ग्रुप को बिलोंग करने चाहिए। क्या कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक ग्रुप में आते हैं, बोले हाँ ग्रुप में आते हैं, एक ही ग्रुप में आते हैं। कौन से ग्रुप में आते हैं, तो ग्रुप 2 में आते हैं, ठीक है। दूसरा, उनके बीच का जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है वो 8 या 18 होना चाहिए। क्या इन दोनों के बीच का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 18 है, बोलेंगे हाँ है। क्या स्ट्रोंशियम और बेरियम के बीच में डिफरेंस 18 है, अरे देखो ना 56 - 38 18 और 38 - 20 भी 18। तो तीनों एलिमेंट्स जो है वो सेम ग्रुप को भी बिलोंग कर रहे हैं और इन तीनों के बीच का जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है वो 18 है। इसलिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम डुबर्नियर ट्राइड को फॉलो करते हैं, इसलिए 8 का आंसर गया 2। फेकोनी क्यों नहीं करता है, क्योंकि फेकोनी सेम पीरियड में आते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल बिलोंग्स टू सेम पीरियड और सेम पीरियड वाले कभी भी ट्राइड्स को फॉलो नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए आप लोग जल्दी से। इस क्वेश्चन में कहा गया, एलिमेंट्स विच ऑक्यूपाइड पोजीशन इन द लूथर मेयर कर्व ऑन द पीक्स, यानी पीक्स पर कौन से एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग जानते हैं ना
कि जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे, मतलब अल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सब क्या है, इनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम ऐसे एलिमेंट हैं जो लूथर वेयर कर्व में पीक पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एलिमेंट्स विच ऑक्यूपाइड पोजीशन इन द लूथर मेयर कर्व ऑन द पीक। पीक पर कौन से आते हैं? तो ये आते हैं अल्कली मेटल्स। यस, अल्कली मेटल्स। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, अरे अल्कली मेटल कभी तो बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका आंसर ये भी है। एलिमेंट्स हैविंग लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम, हाँ इनका एटॉमिक वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या? 4। 9 का आंसर क्या जाएगा? 4, क्योंकि अल्कली मेटल्स भी इन्हीं को बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी इन्हीं को बोलते हैं, और इन्हीं का सबसे ज़्यादा एटॉमिक वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, अरे वॉल्यूम क्या होता है यार? देखो, डेंसिटी का जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ना, वॉल्यूम वाला, मास वाला, डेंसिटी वाला, ये एस ब्लॉक में मैं आपको पढ़ा दूंगा। यहाँ पर आप इसको घोंच पोंच ना करें। यहाँ पर आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन मैंने पहले से आपको दे रखी है कि पीक्स पर कौन आते हैं? अल्कली मेटल्स आते हैं, या उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इनका एटॉमिक वॉल्यूम क्यों सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आप याद कर लीजिए। मैं एस ब्लॉक में इसका रीज़न आपको दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द डोबर्नियर ट्रायड ऑल द 3 एलिमेंट हैव सेम। डोबर्नियर ट्रायड में जो 3 एलिमेंट होते हैं, उन तीनों एलिमेंट का क्या, कौन सा चीज सेम होता है? तो तीनों का प्रॉपर्टी सेम होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बात नहीं किए थे, नंबर ऑफ सेल्स भी सेम नहीं होता है, तो तीनों का क्या सेम होता है? प्रॉपर्टी सेम होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर गया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज एब्सेंट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इन चारों में से कौन सा वैसा एलिमेंट है जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट नहीं था, मतलब एब्सेंट था? तो एब्सेंट कौन होगा? जिसके लिए गैप छोड़ रखा था मेंडलीव ने। मेंडलीव ने 4 एलिमेंट के लिए गैप छोड़ा था। किस किस के लिए? फिर से रिवाइज कीजिए, गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम और टेक्नीशियम। तो कौन सा एब्सेंट था? तो आंसर गया टेक्नीशियम, क्योंकि सिलिकॉन, फ्लोरीन और बोरॉन ये तीनों प्रेजेंट थे। यही तो 4 ऐसे एलिमेंट थे, गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम और टेक्नीशियम, जिनके लिए मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ रखे थे। मतलब ये चारों एलिमेंट उनके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट नहीं थे, मतलब एब्सेंट थे। आंसर गया टेक्नीशियम। इतना सिंपल क्वेश्चन नीट में आएगा, मतलब आपको देखना है और आंसर टिक कर देना है बस। लेकिन ये आप कब कर पाएंगे? जब आप बार बार इनऑर्गेनिक को रिवाइज करेंगे, जब आप बार बार एक ही चीज़ को पढ़ेंगे, जब आप लिख लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप जब भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन बनाएं तो उसको लिख लिख कर बनाएं। जितनी बार आप इनऑर्गेनिक लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एलिमेंट्स विच आर साइटेड, ये तो क्लास में मैंने करवा रखा है ये क्वेश्चन। द एलिमेंट्स विच आर साइटेड एज एन एग्जाम्पल टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को सिद्ध करने के लिए कौन से एलिमेंट को हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो ले दे के इसमें घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा है कि कौन से एलिमेंट के लिए मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़ रखे थे। तो किस किस के लिए छोड़ रखे थे? फिर से एक बार, गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम और टेक्नीशियम। खोज लिए और क्या? तो आंसर क्या? गैलियम और स्कैंडियम। देखिए है ना पर गैलियम और स्कैंडियम। गैलियम और स्कैंडियम जो थे वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट नहीं थे, ये बाद में डिस्कवर हुए। तो सोचिए ना, वो बाद में डिस्कवर हुए, लेकिन उनके लिए गैप पहले से ही छोड़ रखा है मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में। इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको हम लोग किसी के मुंह पे देख के बोल सकते हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को प्रूफ करते हैं। अगला क्वेश्चन, which pair of successive elements follow increasing order of atomic weight in Mendeleev periodic table? Mendeleev periodic table में increasing order of atomic weight को कौन से एलिमेंट फॉलो करते हैं? ये कैसा क्वेश्चन है सर? अरे यार देखो क्या हुआ, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या कहा गया कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया? उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में। लेकिन अभी तुरंत पढ़ाया था ना मैंने कि 4 पेयर ऐसे थे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। कौन कौन? आमिर खान, तेरी इच्छा, कोक नहीं, ठंडा पानी, है ना। यानी ये 4 पेयर ऐसे थे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे। तो कह रहा है कि कौन से पेयर फॉलो करते हैं, वो तो पूछ रहा है विच पेयर ऑफ सक्सेसिव एलिमेंट्स फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। कौन से इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं? तो इन 4 पेयर को छोड़ के बाकी सारे पेयर फॉलो करते हैं। देख लेते हैं, आर्गन और पोटासियम। अरे यार आर्गन पोटासियम तो फॉलो नहीं करते हैं, मुझे तो वो बताना है जो फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। लिथियम और बेरिलियम, अरे लिथियम बेरिलियम तो फॉलो करते ही हैं, आंसर 2 हो गया इसका। कोबाल्ट और निकल, तो कोबाल्ट और निकल तो फॉलो नहीं करते हैं।
तो ये भी आंसर नहीं जाएगा। टेलुरियम और आयोडीन, तो टेलुरियम और आयोडीन फॉलो नहीं करते हैं, तो इसका आंसर 4 भी नहीं जाएगा। तो 21 का आंसर नंबर 2 क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स विच ऑक्यूपाई पीक्स ऑफ द एटॉमिक वॉल्यूम कर्व आर। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया कि एटॉमिक वॉल्यूम कर्व जो था, अच्छा एटॉमिक वॉल्यूम कर्व कहे तो लूथर मेयर का कर्व, लूथर मेयर का जो कर्व था, लूथर मेयर कर्व जो है वो किस किस के बीच में था, ठीक है, तो लूथर मेयर कर्व को ही बोलते हैं एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। तो वो पूछना चाह रहा है कि लूथर मेयर कर्व में कौन से एलिमेंट्स हैं जो पीक्स को ऑक्यूपाई करते हैं। तो मैंने आपको जस्ट बताया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम और सीजियम, ये 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एटॉमिक वॉल्यूम कर्व या लूथर मेयर कर्व में पीक पोजिशन को ऑक्यूपाई करते हैं। तो आंसर जाएगा इसका क्या, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम। देख लीजिए पोटासियम, रूबिडियम और सीजियम, तो आंसर गया 3rd इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज कुछ 8, 10, 12 क्वेश्चन किए हैं। इस क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि हाँ मेरा कंसेप्ट सही है कि नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये कहीं के नहीं, ये सबसे फेमस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है कोटा में, वहाँ के क्वेश्चन सही है। तो इन क्वेश्चंस को आप हल्के में ना लें, ठीक है। और नीट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, 1 लाइनर आते हैं। अगर आपको पता है तो वो क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर आपको नहीं आता है तो वो क्वेश्चन नहीं बन जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल क्योंकि संडे है तो कल हम लोग थोड़ा एक लंबा लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक ये सब कैसे करते हैं वो सीख लेंगे। ठीक है, और द डे आफ्टर टुमारो हम लोग मंडे से अपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग थैलेपी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ठीक है, तो ये सब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप पेशेंस बनाए रखें, अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, एक एक मिनट टाइम को आप यूटिलाइज करें। आप मेरे ऊपर छोड़ दें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचिए कि अरे यार सर का तो नया चैनल है तो सर डेली वीडियोस डालेंगे कि नहीं डालेंगे, मैं सर से डेली पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। मैंने आपकी जिम्मेदारी ली है तो इट्स माई 100% मेरे ऊपर यह है कि मैं आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा A to Z। वो भी ऐसे नहीं हवेबाजी में नहीं, एक एक चीज़ क्वेश्चंस के साथ सारा चीज़ मैं पढ़ा दूंगा। तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे ऊपर छोड़ दे, बाकी फिजिक्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसको आप खुद से पढ़ें और डेली पढ़ें। आप एक टाइम टेबल बना लें, एक शेड्यूल फॉलो करें और उसको आप डेली फॉलो करें और एक जोश के साथ, एक उमंग के साथ आप इस तरीके से पढ़ें कि यू आर गोइंग टू फाइट अ बैटल। 4 मई 2025 को आप एक जंग लड़ने जा रहे हैं, उस जंग की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप रात दिन एक करके पढ़ें। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि आपका हेल्थ ना बिगड़े, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपका हेल्थ खराब हो जाता है, आप रात में मात्र 2 घंटे सो रहे हैं, पूरे दिन में मात्र 3-4 घंटे सो रहे हैं, तो उससे आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा। आप 6 घंटे की प्रॉपर नींद लें, लेकिन एक बात ध्यान में रखते हुए कि वो नींद कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप जब भी सोएं 6 घंटे लगातार सोएं, ऐसा नहीं कि दोपहर में 2 घंटे सो गए, रात को 2 घंटे सो गए, 2 घंटे सुबह में सो गए, नहीं। आप जब भी सोएं 6 घंटे की आप एक प्रॉपर नींद लें, बाकी 18 घंटे जो बचते हैं उसमें से आप कम से कम भी 12 से 13 घंटे डेली पढ़ें। अगर आप देखिए, नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहता है। नीट में आपको याद करने का पीछे है, तो आप जितना ज़्यादा इसमें आप इफर्ट डालेंगे, यू आर गोइंग टू रिसीव मोर आउटपुट, आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। इसलिए जो बच्चे 8 घंटा पढ़ रहा है, एक बच्चा 12 घंटा पढ़ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर जो बच्चा 12 घंटा पढ़ रहा है वो ज़्यादा सीखेगा, अगर दोनों का मेंटल स्टेट, दोनों की ग्रेस्पिंग पावर सेम है तो। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। मेरा टेक होम मैसेज यही है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ। इसलिए आप हार तो बिल्कुल नहीं मानना है। इस 70 दिनों में ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा तो बायोलॉजी भी बचा हुआ है, फिजिक्स बचा हुआ है, केमिस्ट्री बचा हुआ है, कैसे होगा नहीं होगा। मैंने खुद 70-80 दिनों में नीट को निकाल रखा है और मेरे नीट में आए थे 611 मार्क्स, नीट 2023 में। ठीक है, नीट 2023 में मेरे 611 मार्क्स थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पढ़ें। ये नहीं सोचें कि बस आप तो MBBS स्टूडेंट से मैं पढ़ रहा हूँ तो ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा। देखिए, हाँ हो सकता है आप अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, वो मेरे से ज़्यादा अच्छे से आपको डिलीवर कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है, जिससे नीट निकल सकता है। ठीक है, अगर आपको मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ, कोई और पसंद आ रहा है तो आप उनसे पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें।
मेन मोटो ये होना चाहिए कि आप पढ़ें, चाहे मेरे से पढ़ें, किसी और से पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूट्यूब पे 1000 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, सारे टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। आपका जिनके साथ भी ट्यूनिंग बैठ जाता है आप उनसे पढ़ें, लेकिन एक बार अगर आप किसी टीचर को पकड़ लिए हैं तो सारा उन्हीं से पढ़ना है। आप स्विच मत करना इस टाइम पे। इन 70 दिनों में एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है कि पीरियोडिक टेबल किसी और टीचर से पढ़ लिया, केमिकल बॉन्डिंग किसी और टीचर से पढ़ लिया, ये नहीं करना है, ठीक है। तो आज मैंने आपका 5-7 मिनट ज़्यादा ले लिया, लेकिन ये 5-7 मिनट्स ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप लेक्चर में इंक्लूड कर लें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।